हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th का अकाउंट्स का पेपर जो एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 की प्रिपरेशन है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका डीओई का सैम्पल पेपर है जो अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। पहले हम सेक्शन ए करेंगे जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम का लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लेजर इज रिलेटेड टू। तो जो लेजर बनाया जाता है वो किससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपको बेटा ऑप्शन दिए हैं, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज who are interested in business enterprises. Second है, record transaction in the books. Third है, to make summary in the form of financial statement. और fourth है, to classify the transaction under the separation head in the लेजर। तो हमारे को पता है कि लेजर का पर्पस क्या होता है। तो लेजर का पर्पस होता है ट्रांसफर ट्रांजेक्शन्स। जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको क्या करना, ट्रांसफर करना। किससे, उनको जर्नल में कॉपी करना और क्लासिफाई करना अलग अलग अकाउंट में। क्योंकि लेजर अकाउंट क्या होते हैं, अलग होते हैं ना। जैसे कैश का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सब क्या है, लेजर अकाउंट है। तो लेजर अकाउंट का काम क्या है, क्लासिफाई करना ट्रांजेक्शन को और सेपरेट हेड में क्या कर देना, सेपरेट कर देना। तो आपको बात समझ आई गई होगी। तो लेजर का काम क्या होता है, एक तो काम होता है ट्रांसफर करना, ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करना। ठीक है, कहाँ से ट्रांसफर करेंगे भाई, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर। पहले जर्नल बनाएंगे, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करेंगे। और लेजर में ट्रांसफर करने का फ़ायदा क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कौन सा लेजर सैलरी का है, कौन सा एक्सपेंस का है, कौन सा रेंट का है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का है, कौन सा कैपिटल का है। तो लेजर जो है अलग अलग बन जाएंगे। क्लियर है। तो लेजर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, टू क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन अंडर द सेपरेट हेड इन द लेजर, इसलिए ये आंसर है। क्लियर है। तो सेक्शन डी का ऑप्शन डी क्यों है पता लग गया आपको, क्योंकि लेजर का काम होता है क्लासिफाई करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करंट एसेट। तो आपको पता है कि करंट एसेट कौन सी एसेट होती है, नॉट अ करंट, यहाँ पे बोला नॉट अ करंट एसेट। तो देखो करंट एसेट तो वो एसेट होती है जो हम एक साल से पहले बेच देते हैं। यानी बैंक में पैसा पड़ा है तो वो एक आपकी करंट एसेट है। और नॉन करंट एसेट वो होती है जो एक साल से पहले ना बेच पाए और उसे बेचने में ज़्यादा टाइम लगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ये नॉन करंट एसेट होगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट जो होती है हम क्यों करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से हमारे को इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं। जैसे हमने कोई प्लॉट खरीद लिया तो हमें पता है कि प्लॉट की कीमत कब बढ़ेगी, 10 साल बाद, 20 साल बाद बढ़ेगी ना। कि आज हमने 10 लाख का प्लॉट खरीदा तो 10 साल बाद वो प्लॉट कितने का हो जाएगा, 1 करोड़ का या 2 करोड़ का। तो अगर हमने सपोज प्लॉट खरीदा और उसे 2 महीने बाद ही बेच दिया तो क्या हमें फायदा हुआ, नहीं, हमें नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उसमें तो पैसा रजिस्ट्री का, ब्रोकर का ज़्यादा चला जाएगा और उसकी कोई हमारे को बेनिफिट नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होता है कि उससे हमारे को इकोनॉमिक बेनिफिट होता है कुछ सालों के बाद। ठीक है, समझ आया। तो नॉन करंट एसेट कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म एसेट। बाकी स्टॉक इन हैंड, कैश एट बैंक या प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी करंट एसेट होंगी, क्योंकि ये सब हम जल्दी से यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई शॉप खरीदी है, तो क्या आप उसे तुरंत बेच पाओगे, नहीं बेच पाओगे। उसको बेचने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, और लॉन्ग टर्म एसेट कहलाएगी। लॉन्ग टर्म एसेट हमारे को इकोनॉमिकली यानी हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करती है, मगर उसके लिए हमें टाइम भी देना पड़ता है। क्लियर है। क्वेश्चन थर्ड है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें बोला है इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो फर्नीचर परचेज करना बिजनेस के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। सैलरी, एम्प्लॉयज़ को, अगर हमारी कंपनी है तो हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे तभी तो वो काम करेंगे, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड सन फीस फॉर इज पर्सनल बैंक अकाउंट, हाँ, अपने बेटे की स्कूल फीस देना या कॉलेज की फीस देना, ये आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर हम कोई भी पर्सनल काम करते हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्राइंग। जैसे अगर हम कोई पैसा चाहे हम बैंक अपनी कंपनी के अकाउंट से भी निकाल लें, यहाँ तो लिखा भी यही है कि पर्सनल अकाउंट से निकाला और अपने बेटे की फीस भर दी, तो ये तो बड़ा ही क्लियर है। ये ऑप्शन सी जो है, इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। मगर अगर हम कंपनी के कैपिटल से भी निकाल के उससे हम अपने लिए पर्सनल कार खरीद रहे हैं या
बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं, यूरोप की ट्रिप ले रहे हैं, तो वो ड्राइंग अकाउंट कहलाता है, तो वो भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी। पेड एंड फीस फॉर द बिजनेस, ठीक है, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि बच्चे के स्कूल की फीस भर देना अपने पर्सनल बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है इसी का और वाला ऑप्शन भी है, विच क्वालिटेटिव करेक्टर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। कौन सा क्वालिटेटिव करेक्टर जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का दिखता है जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जहाँ पे क्लियरली प्रेजेंट हो? तो अंडरस्टैंडिंग इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर हमारे को बिल्कुल क्लियर जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से क्या करी गई है, समराइज करी गई हैं, उनकी प्रॉपर एंट्री करी गई है, अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉपर तरीके से लिखी गई है, तो हम उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए बोला जाता है जब आप जर्नल बनाते हैं, जब जर्नल बनाते हैं, ठीक है, आप एंट्री पास करते हैं तो उसके बाद नीचे उसमें क्या लिखते हैं, नरेशंस लिखते हैं। तो नरेशंस लिखने का पर्पस क्या होता है, ताकि अकाउंटिंग वाला जो अकाउंट पढ़ रहा है, आपका जो आपकी क्वेश्चन पढ़ रहा है, वो आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ में आपसे पूछा है द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज। अगर हमारा जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, हमारी इनकम से, मतलब हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें हम एक्सपेंस ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, और इनकम जो यानी रेवेन्यू जो उससे आ रही है वो कम आ रही है, यानी ये समझ लो हम 1 मंथ में 40,000 रुपीज़ तो खर्च कर रहे हैं, चाहे वो खर्चा हम किसी भी चीज़ पे कर रहे हो, चाहे हम उसमें एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, एम्प्लॉयज़ की सैलरी का खर्चा हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, और हम जो अर्न कर रहे हैं, जो हमें नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 35K आ रहा है, हम 40K तो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, और 35K का हमें प्रॉफिट आ रहा है। तो क्या कहा जाएगा? तो सिंपल सी बात है, खर्चा ज़्यादा और इनकम कम, जब ऐसा होगा तो उसे हम लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। ऑप्शन बी क्वेश्चन फोर्थ का आंसर होगा। क्लियर है? और अगर इसका उल्टा कर दें, अगर हमारी एक्सपेंस कम हो जाए और इनकम ज़्यादा आ जाए, तो हम उसे प्रॉफिट बोलेंगे। याद रखना, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की टर्म समझी जाएगी, गेन और एक्सपेंस। गेन और एक्सपेंस अलग चीज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो ये हमारे लिए लॉस है, ऑप्शन बी, क्योंकि हम खर्चा ज़्यादा यानी एक्सपेंस ज़्यादा कर रहे हैं और रेवेन्यू कम आ रही है। इसका और वाला ऑप्शन देख लेते हैं, बोला नॉन करंट लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटी दैट पेबल। तो भाई नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिन्हें हम एक साल या नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, बोला नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है, तो वो लाइबिलिटी जिन्हें हम एक साल या एक साल के बाद तक पे करते हैं उन्हें नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। आफ्टर 1 ईयर, जैसे आपने लैंड पे लोन ले लिया, कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उस पर आपने लोन ले लिया, बिजनेस लोन लिया, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे, कोई क्रेडिट कार्ड से आपने खर्चा करा है, तो वो करंट लाइबिलिटी कहलाए। क्लियर है? जिसको हम एक साल से पहले पे करते हैं उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं, और जिसे एक साल के बाद पे करते हैं या एक साल के टाइम तक पे करते हैं वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे लिख लिया है आफ्टर 1 ईयर, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, समझ लेने हैं ये सारे क्वेश्चन, डीओई का पेपर करा रहे हैं हम बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका MS लिमिटेड has invested ₹10,000 in the share of reliability industry। जो MS लिमिटेड है उसने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं, शेयर जो है परचेज करें हैं किससे, रिलायबिलिटी इंडस्ट्री से, और करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर इज 10,500। 10,000 शेयर खरीदे हैं और उनकी जो मार्केट वैल्यू है 10,500 रुपये है। अकाउंटेंट ऑफ द S लिमिटेड वांट टू शो 10,500 एज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट। और जो अकाउंटेंट है वो चाहता है ये जो 10,500 इसकी वैल्यू है वो इसकी एंट्री 10,500 से कर दे। 10,000 की जगह 10,000, यानी इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, उसको 10,500 से कर दे। विच अकाउंटिंग कंजर्वेशन रिस्ट्रिक्टेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। इसमें कौन सी ऐसी अकाउंटिंग है जो उसे ये करने से रोकेगी, तो वो रोकेगी उसे कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म क्या कारण वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्लियर है?
समझ आ गया बेटा? आंसर ऑप्शन सी कंजर्वेटिव इसमें आएगा, जिसके कारण अकाउंटेंट ऐसा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है कैलकुलेट द कैपिटल इफ एसेट 2,50,000 लाइबिलिटी 1,40,000। तो हमने कैपिटल निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे को पता है। एसेट फॉर्मूला क्या है बेटा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और निकालने क्या है, कैपिटल निकालनी, तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे एसेट माइनस लाइबिलिटी। क्या करेंगे, हम कर देंगे एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे, तो हमारी कैपिटल निकल जाएगी। एसेट हमारे पास कितनी है, 2,50,000 है। 2,50,000 से बेटा हम 1,40,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी कैपिटल निकल जाएगी। तो कैपिटल कितनी आ जाएगी, 2,50,000 से 140 माइनस करेंगे तो 1,10,000 रुपीज़ आपकी कैपिटल आ जाएगी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ाई होगा। तो 1,10,000 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज। जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, री एविडेंस जो होते हैं, वो ट्रांजेक्शनों को सपोर्ट करते हैं। उन डॉक्यूमेंटों को क्या कहते हैं, उन डॉक्यूमेंटों को वाउचर कहते हैं। देखो जब हम एंट्रीज करते हैं, सारी एंट्रीज किस में करते हैं, या जर्नल में हम एंट्रीज करते हैं, ठीक है। फिर उनके क्या करते हैं, हम एक एविडेंस डॉक्यूमेंट या कह सकते हो आप रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उन रिटन डॉक्यूमेंट बेटा क्या कहते हैं, उन्हें वाउचर कहते हैं। क्लियर हो गया, याद रखना है। नेक्स्ट इसका और वाला ऑप्शन भी देख लेंगे आप। और वाला ऑप्शन क्या है इसका, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 का, जो ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला ऑप्शन क्या कहता है। तो और वाला ऑप्शन है अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। एक डॉक्यूमेंट जो दुकानदार यानी सेलर, परचेजर यानी कस्टमर को देता है फॉर द सेल ऑफ गुड्स। जब वो कोई गुड्स उसे बेचता है, यानी कोई सामान बेचता है या कोई सर्विस देता है। कैसे देता है वो सर्विस, और वो उधार में देता है, क्रेडिट। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सेलर किसको देता है, बायर को देता है, जब वो कोई उसे गुड्स या सर्विस बेचता है क्रेडिट में, उसको क्या बोलेंगे। तो उस चीज को क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है। जब हम किसी को कोई चीज उधार देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है क्रेडिट नोट। क्या बोला जाता है, जब भी कोई शॉपकीपर किसी को कोई चीज कोई उधार में देता है, कोई सामान, तो उधार में देने के साथ एक नोट बनाता है, तो उस नोट को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नंबर नहीं है, इस जगह क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट नोट। करेक्ट नहीं है ये, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। और आंसर ये होगा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नंबर कोई चीज़ नहीं होती, तो क्या होगा, क्रेडिट नोट। याद रखना। क्लियर है, समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट है, देख लो क्या कह रही है स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, पहली स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अब पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक पर्सनल अकाउंट होता है। देखो पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है भाई, सैलरी जो है आप किसी के नाम पे तो बनाओगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है, वो सैलरी जो अभी उसे दी नहीं है मगर देनी है, किसी कारण से कंपनी के पास फंड नहीं था तो उसने सैलरी क्या कर दी, पेंडिंग कर दी, तो उसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जब भी आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो एक लाइबिलिटी होती है, ये बात याद रखना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मगर किसी आदमी के नाम पे तो सैलरी दी गई होगी या देंगे, तो ये पर्सनल अकाउंट है। यस, तो पहले वाला ऑप्शन ट्रू है आपका। ठीक है, दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ रियल अकाउंट। गलत, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका रियल अकाउंट नहीं है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ रियल अकाउंट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये रियल अकाउंट नहीं होता, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो एक लाइबिलिटी है। तो आपकी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट है, मगर बैंक ओवरड्राफ्ट एक रियल अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10 है, rent paid rupees 500 was posted as 5,000 rent paid for rupees 5,000 was paid as 5,200
5,000 को 5 देने थे, 5,200 दे दिए, और कैरेज आउटवर्ड जो किराया लगना था 8,000, उसे हमने 7,800 दे दिया। तो ये कौन सा एरर है? तो ये एरर है कंपनसेशन एरर। तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि कंपनसेशन एरर है। 5,000 देने थे, 200 फालतू दे दिए, 8,000 देने थे, 200 कम दे दिए। तो ये ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी कंपनसेशन एरर होगा। कौन सा एरर होगा बेटा? ये कंपनसेशन एरर होगा। क्लियर से समझ जाना, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? Rupees 2,000 received as a commission correctly entered in the cash book is not posted the commission account. The dash of the trial balance will be क्या होगा? तो dash the trial balance will be क्या होगा? डेबिट एंड एक्सीड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर इसका और वाला क्वेश्चन देखेंगे तो और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। और वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ड्यू टू एरर मेड बाय द बिजनेस विल प्रिपेयरिंग BRS। तो बोला है इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जिसके कारण जो एरर होता है बाय द बिजनेस विल प्रिपेयर बाय द BRS। तो आंसर होगा इसका अनकलेक्टेड चेक। तो अनकलेक्टेड चेक है, ये रीजन हो सकता है BRS का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरर ऑफ द प्रिंसिपल। इनमें से एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? सेल ऑफ द ओल्ड कार क्रेडिट टू द सेल अकाउंट। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल रेवेन्यू? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है हम रेवेन्यू रिजर्व मान सकते हैं, क्योंकि रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व एक ऐसे फंड होते हैं कि कई बार जब बिजनेस करते समय हमारे पास फंड की कमी हो तो वो हम रिजर्व से ले पाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऐसा फंड है, कई बार क्या होता है कंपनी किसी भी कारण से, सपोज कंपनी ने जो मशीन यूज़ करी है वो आउटडेटेड हो चुकी है, या कोई अचानक से कोई खर्चा आ गया है, वो सब खर्चे जो है अगर कंपनी के पास पहले से ही एक उन्होंने वो बना रखा होगा रिजर्व फंड, जिसे इन्वेस्टमेंट फंड बोलेंगे, वो वहाँ से पैसा लेकर अपने काम को चला सकती है, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें करनी है, पास करनी है रेक्टिफाइंग एंट्री। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। तो ये रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज हैं जो पास करनी है, 4 एंट्री दी हुई है। फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है आपसे, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹2700 टू गुरमान वाज रिकॉर्डेड एज 7200। तो गुरमान को एक क्रेडिट सेल करी थी 2700 की, जिसकी जगह उसको जो गुरमान को पैसे दे दिए वो कितने दे दिए? 7200। देने कितने थे? 2700, दे दिए 7200। तो इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है। तो देखो हमने क्या करा है, सेल्स करा है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, पर जब यहाँ पे गलती हो गई तो हम उस एंट्री को कैंसिल आउट कैसे करेंगे? तो जैसे हमारी एंट्री क्या बन रही थी, एंट्री तो हमारी कैसे बनती, एंट्री हमारी बनती गुरमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई एंट्री तो हमारी ऐसी बनती, गुरमान अकाउंट, हमारी एंट्री कैसे बनती बेटा? ऐसी बनती ना, G4 गुरमान लिख दिया मैंने। एंट्री जो हमारी बनती, बता रहा हूँ मैं, एंट्री आप कैसी बनती, गुरमान अकाउंट डेबिट हो जाता टू सेल्स, होता ना बेटा। ये एंट्री क्या पे अमाउंट क्या चलता, 7200। 7200 अगर ये सही एंट्री होती, ये एंट्री हमने गलत कर दी। हमें देने कितने थे उसे? 2700 देने थे, और हमने दे कितने दिए उसे? दे दिए 7200। तो जो पैसा फालतू दिया उसे माइनस कर दो। तो हमने कितना पैसा फालतू दिया? 7200 से 2700 को घटाओ तो कैसे आएगा? देखो 12 में से 7 गया 5, ठीक है, 7 का हो गया 6, 6 में 2 गया 4, और 0 का 0। तो हमने 4500 रुपीज़ फालतू दे दिए। अब रॉन्ग एंट्री है तो राइट एंट्री कैसे करेंगे? राइट एंट्री हो जाएगी, जो सेल्स क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगी। तो जो एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी बेटा? वो बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से?
4500 से, क्योंकि हमने 4500 ही तो फालतू दिए हैं। और जो गुरमान है वो क्रेडिट हो जाएगा टू, क्या लिख देंगे, टू गुरमान। तो हमारी करेक्ट एंट्री समझ आ गई हमारे को। जब हम किसी को फालतू पैसे देते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करके वो पैसों को और एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। तो करेक्ट एंट्री समझ आ गई, क्या बन जाएगी, करेक्ट एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट ₹4500 टू गुरमान अकाउंट, कितना, ₹4500। एंट्री तो ये बननी चाहिए थी, पर रेक्टिफिकेशन होने के कारण हमने पैसा ज़्यादा दे दिया, तो उसको वापस लेने के लिए सेल्स जो क्रेडिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, उसे डेबिट कर देंगे और गुरमान को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट एंट्री समझ आ गई ना बेटा, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री क्या है, एंट्री टू। एंट्री टू में है क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन। मोहन को 1700 रुपये का सामान सेल करा है और वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्णा, मगर नाम किसका लिख दिया, कृष्णा। सेल किसको करा, मोहन को, और लिख दिया कृष्णा को। तो एंट्री गलत हो गई। तो अगर ये एंट्री होनी चाहिए होती तो कैसे होती है, ऐसे होती है एंट्री, मोहन अकाउंट डेबिट हो जाता बेटा, मोहन अकाउंट डेबिट हो जाता कितने से, 1700 रुपये से, और टू सेल्स हो जाता है ना, यही होता ना, कितने का, 1700 का। ये एंट्री करेक्ट होती, मगर यहाँ मोहन की जगह किसका नाम लिख दिया, यहाँ मोहन की जगह लिख दिया कृष्णा का नाम। ये गड़बड़ कर दी क्वेश्चन में। क्या गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दी। तो मोहन की जगह किसको नाम लिख दिया, यहाँ पे इन्होंने मोहन हटाया और मोहन की जगह किसको लिख दिया, मोहन की जगह कृष्णा को लिख दिया, और सब कुछ तो ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो तो सही है, गलती क्या है, गलती है कृष्णा की, कृष्णा को फालतू में लिख दिया। तो कृष्णा जो भी एंट्री रेक्टिफाई करते हैं उसमें जिसका नाम गलत लिखा होता है उसकी साइड चेंज कर देते हैं। मोहन तो अपनी जगह ठीक है और सेल्स अपनी जगह ठीक है, गलत कौन है, कृष्णा गलत है, और पैसे तो 1700 ही हैं। तो कृष्णा अगर डेबिट में तो कृष्णा को क्रेडिट में कर दो, एंट्री आपकी सही हो जाएगी। तो करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, इसकी करेक्ट एंट्री देख लो। हम इसकी करेक्ट एंट्री क्या बना देंगे, करेक्ट एंट्री बना देंगे मोहन अकाउंट डेबिट, और मोहन का अकाउंट डेबिट भी 1700 रुपये से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बिल्कुल बात ठीक है। टू कृष्णा, जो कृष्णा डेबिट था उसे क्रेडिट कर देंगे। अगर कृष्णा क्रेडिट होता तो कृष्णा को हम डेबिट कर देते, और कृष्णा अकाउंट हो गया तुम्हारा 1700। तो करेक्ट एंट्री समझ आ गई। करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी, क्योंकि गलती से मोहन की जगह क्या लिख दिया था, कृष्णा लिख दिया था, तो कृष्णा को क्या कर देंगे, डेबिट से क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट तो सेम रहेगा। तो एंट्री हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट 1700 टू कृष्णा अकाउंट 1700। क्लियर हो गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, ये एंट्री क्लियर हो गई बेटा आपको। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, 13 एंट्री, एंट्री थर्ड। थर्ड एंट्री में आपसे क्या पूछा है, थर्ड एंट्री है आपकी अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700। आपने 1700 रुपये की क्रेडिट सेल करी है आशा को, वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू अंशुल एज 17,100। यहाँ पर आशा को देने कितने थे, 1700 रुपये। आपने किसी अंशुल को क्या करा, रिकॉर्ड कर दी सेल अंशुल पे, और वो भी कितनी कर दी, 7100 की। यानी नाम भी बदल दिया और पैसे भी आपने ज़्यादा दे दिए। तो एक तो जो ज़्यादा पैसे दिए हैं उनको क्या करेंगे, उनको भैया माइनस करेंगे। मैंने सिखाई थी ना यही बात। तो हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं, थर्ड एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो जो ज़्यादा पैसे दिए उन्हें माइनस कर लो। तो 1700 दे दिए, देने कितने थे, 1700 देने थे, माइनस करके निकाल लो। पहला काम तो यही कर लो। तो 0 0 तो यहाँ ठीक है, 11 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, 7 का 6 तो 5400 तो तुम्हारे पे वापस आएंगे। तो 5400 रुपीज़ तो तुम ये वापस ले लो। ठीक है, एक काम तो तुम्हें ये करना है और नाम बदल देने हैं। तो देखो एंट्री तो सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, पर तुम्हारी सेल्स फालतू की जो क्रेडिट होती है ना सेल्स, मगर एंट्री क्या है, रॉन्ग है। तो जब एंट्री रॉन्ग होती है तो क्रेडिट सेल को क्या कर देंगे, डेबिट सेल। तो पहली जगह तो आप ये लिख दोगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना फालतू पैसा दिया था, 5400, तो 5400 ले लो भाई। पहला काम तो ये कर दोगे। उसके बाद गलत नाम किसका है, गलत नाम आशा का है या अंशुल का है, गलत नाम है अंशुल का। देखो एक अकाउंट तो बनेगा आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और एक बन रहा होगा अंशुल अकाउंट डेबिट टू सेल। तो आशा तो ठीक है, तो आशा का अकाउंट भी डेबिट रखो। ठीक है, आशा का अकाउंट डेबिट रखो, आशा अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और आशा का कितने से डेबिट होगा, 1700 रुपये से बोला था ना,
तो आशा का 17 और गलत कौन था, अंशुल था ना, तो टू अंशुल, अंशुल को क्रेडिट कर दो। अंशुल का अकाउंट क्या कर दोगे बेटा, अंशुल का अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। और कितने से करोगे, 7100 से। ठीक है, 7100 में 5400 तुमने वापस दे दिए, 1700 तो तुम्हें लेने ही थे, तो ये इसकी करेक्ट एंट्री बन जाएगी। समझ आ गया। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एंट्री है, थोड़ी डिफिकल्ट है। तो जब भी आप ज़्यादा पैसे दे दो तो माइनस कर दो, सेल्स आपका क्रेडिट होता है तो उसे डेबिट कर दो, अगर परचेज होता है तो परचेज में उल्टा कर देते, परचेज डेबिट होता है तो परचेज को क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इसकी नेक्स्ट एंट्री फोर्थ एंट्री देख लेते हैं। फोर्थ एंट्री है, a credit sale of rupees 1700 to Sohan was recorded in the purchase book। आपने क्या करा है, आपने सेल कर दी है 1700 रुपए की सोहन को, और उस जो सेल्स थी वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड ना करते हुए आपने परचेज बुक में कर दी। तो एंट्री देखो, याद रखो, एंट्रियां गलत कर दी। ठीक है, करी सेल्स थी और उसको सेल्स बुक में ही लिखना था, गलती से किसमें लिख दिया, परचेज बुक में। तो गलती किसकी है, गलती परचेज अकाउंट की है, सेल्स अकाउंट की गलती नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। एक तो गलती किस कौन से अकाउंट में हुई है, परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट को करेक्ट करना है। और दूसरा सोहन है, आपको पता ही है। तो देखो सोहन तो ठीक है, ठीक है ना, ये बात तो सही है भाई। देखो क्या करना है, क्रेडिट में सेल करिए 1700 की टू सोहन, तो अगर हम क्रेडिट सेल करते तो हमारी एंट्री यही बनेगी ना भाई, सोहन अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी हमारी, एंट्री तो यही बनेगी ना हमारी, जब हम किसी को कुछ सेल करेंगे तो ऐसी तो बनाएंगे एंट्री। सेल्स की एंट्री होती है सोहन अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट होती है ना, सोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, किससे, टू सेल्स। ये तो ठीक है, ये एंट्री तो करेक्ट है। ठीक है ना, उसने सेल्स कितने की करी है, ये भी क्वेश्चन में क्लियर है, कितने की सेल्स करी है भाई उसने, सेल्स करी है 1700 रुपए की। ठीक है, मगर परचेज की एंट्री गलत है, क्योंकि उसने बोला रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, परचेज में। ठीक है, अगर हमें मैंने भी बताया था, अगर जब भी गलत एंट्री होती है तो उसका हम प्लेस चेंज करते थे। जैसे सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स को डेबिट करते हैं, ऐसे ही परचेज डेबिट होता है तो परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे गलत क्या था, परचेज था, तो यहाँ टू परचेज भी कर देंगे। एंट्री किस में कर दी, परचेज में, और परचेज का अमाउंट भी कितना है 1700, तो इन दोनों को क्या करेंगे, बैलेंस करके जोड़ देंगे, तभी तो क्या होगा, एक एंट्री नल हो जाएगी। तो सोहन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 3400 से हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये देखना है, जो करेक्ट एंट्री आए उनको तो उन्हीं के प्लेस में रहने देते हैं, और जो गलत एंट्री होती है उसको क्या करते हैं, उसका प्लेस चेंज कर देते हैं। तो ये आप अकाउंट्स का डीओई का सैंपल पेपर कर रहे थे क्लास 11th के लिए। अभी हमने सेक्शन ए करा है, अब हम सेक्शन बी करेंगे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, और अकाउंट की प्लेलिस्ट पे जाएं, आपको पुरानी वीडियोस और पुराने क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 11th के, जो आपके एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर पाएंगे। बाकी आप 11th क्लास के और भी सब्जेक्टों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पे कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आए, सेक्शन बी और सेक्शन सी भी डीओई का बनाया जाए, तो आप कमेंट करें और वीडियोस को लाइक करें, ताकि हमें लगे कि ये वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो हम आपके लिए और वीडियोस भी बनाएंगे।